गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एवं बीए के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो सभी विद्यार्थी इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुने और जो मैं बात बताऊं वो आपको याद रखनी है। अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसमें से एक प्रश्न आता ही आता है। तो आज हम बात करें ब्रिटिश शासन में भू राजस्व व्यवस्था कि ब्रिटिश शासन में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। ब्रिटिश शासन के अंदर भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं। 19वीं सदी में सरकार की आय का सबसे प्रमुख जो स्रोत था वो भू राजस्व था। यानी 19वीं सदी के अंदर जो आय का जो स्रोत है वो क्या था, वो था आपका भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था के अलावा तो कोई वहाँ पर इनकम का स्रोत ही नहीं था, तो इनकम का जो स्रोत था वो था भू राजस्व व्यवस्था। आगे हम बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय थे। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल में देश शासन व्यवस्था को क्या कर देते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में भू राजस्व के वार्षिक बंदोबस्त के स्थान पर उसने पहले वार्षिक चलता था, तो वार्षिक के स्थान पर क्या किया, इसने 5 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया। अब वार्षिक ना होकर के 5 वर्ष तक ये व्यवस्था रहेगी। 1776 में इसको क्या कर दिया गया, वापस पूर्ण वार्षिक कर दिया गया। 5 साल की जगह वापस उसको वार्षिक कर दिया गया। अब इसने ये जो वर्ड है सबसे पहले दिया किसने था, तो दिया किसने था, स्थायी बंदोबस्त लाने का। तो स्थायी बंदोबस्त लाने का जो बंगाल में है वो व्यवस्था दिया था वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में ही था। फिलिप फ्रांसिस ने दिया था। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। फिर आगे कॉर्नवालिस आया और कॉर्नवालिस ने रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स की जो भू राजस्व नीति के बारे में कॉर्नवालिस ने एक बात कही थी, वो बात आपको याद रखनी है। वो ये कही थी कि 1/3 बंगाल जंगल में बदल गया जिसमें केवल वंशर ही रहते थे। मतलब 1/3 बंगाल जो है वो जंगल में बदल गया था जिसमें केवल वंशर ही जंगल में वह नहीं रह सकते थे, फसल नहीं हो सकती थी, इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो ये कॉर्नवालिस ने अपने शब्दों में बात कही थी। अब हम पूरी बात करें तो ये जो भू राजस्व व्यवस्था थी ब्रिटिश काल में वो कुल मिला के 3 थी। तो 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणाली प्रचलित थी उस समय। वो कौन कौन सी थी? तो सबसे पहली थी जो व्यवस्था वो थी स्थायी बंदोबस्त। कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में 10 साल का बंदोबस्त लागू किया था। कितने साल का? 10 साल का बंदोबस्त लागू किया था। 1793 ईस्वी के अंदर 1793 ईस्वी के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बाद स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया। इस बंदोबस्त को ही इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी पुकारा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जमींदारों को भूस्वामी माना जाए या नहीं माना जाए इसके बारे में मतभेद था। वो मतभेद किस में था? 2 व्यक्तियों में था, एक तो जॉन सॉर एवं एक जेम्स ग्रांट के अंदर। जेम्स ग्रांट का मानना था कि भूस्वामी को भूमि का स्वामी जो है जमींदार को नहीं बनाया जाए, जबकि जॉन सॉर का था कि जमींदार को भूस्वामी माना जाए, जबकि ग्रांट का मानना था कि भूमि जो है वो सरकार के अधीन ही रहे। इसके अलावा इन दोनों में मतभेद चलते रहे। ये व्यवस्था बंगाल में लागू की गई थी। ये व्यवस्था जो है बंगाल में लागू की गई थी। ये याद रखना आपको कि ये व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बंगाल में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत जमींदारों को भू राजस्व वसूल कर उसका कितना हिस्सा अपने पास में रखना पड़ता था। 11% हिस्सा जो है वो अपने पास रखना पड़ता था और शेष 10/11 जो हिस्सा है वो कंपनी को जमा कराना पड़ता था। ये जो स्थायी बंदोबस्त है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, उत्तर कर्नाटक के क्षेत्र में लागू की गई थी। यहाँ पर इसको लागू की गई थी। याद रखना है ये
प्रश्न आता रहता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, उत्तर कर्नाटक के क्षेत्र में लागू किए गए थे। तो स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें तो इनका हिस्सा जो था वो 19% हिस्सा था। कितना प्रतिशत? 19%। यानी इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत की क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा जो था वो इस व्यवस्था के अंतर्गत आता था। 19% हिस्सा, भूमि का कुल 19% हिस्सा जो है वो इसके अंतर्गत रखा जाता था। आगे हम बात करें तो रमेश चंद्र दत्त बहुत ही अर्थशास्त्र के बारे में दादा भाई नौरोजी के समय के व्यक्ति हैं। इन्होंने भी भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था। इन्होंने कहा था कि भूमि बंदोबस्त की अत्यधिक प्रशंसा की थी उन्होंने। उसके अनुसार ये भूमि व्यवस्था ब्रिटिश जाति द्वारा किए गए कार्यों में सर्वाधिक बुद्धिमत्तापूर्ण और सफलतम कार्य बताया था इन्होंने, कि ये बुद्धिमत्ता और सफलतापूर्ण का कार्य है, अंग्रेजों के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय ने भी इस व्यवस्था का क्या किया था, समर्थन किया था। तो राजा राम मोहन राय ने भी ऐसी व्यवस्था को समर्थन दिया था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का जो स्वामी है वो किससे माना जाता है, और ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि का स्वामी किसको माना जाता है, तो जमींदार को माना गया था। इसके अलावा दूसरी जो व्यवस्था है वो है अपनी रेतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? रेतवाड़ी। तो रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करें तो रेतवाड़ी व्यवस्था जो है वो है, रेतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है मुनरो को। उसको बोलते हैं थॉमस मुनरो और कैप्टन रेड। कैप्टन रेड और थॉमस मुनरो इसके जनक थे। और सर्वप्रथम बात करें तो सर्वप्रथम कैप्टन रेड ने रेतवाड़ी व्यवस्था को, ये रेड है याद रखना, ग्रेड नहीं है, रेड है। तो कैप्टन रेड और ने रेतवाड़ी व्यवस्था को 1792 के अंदर मद्रास तमिलनाडु के बारामल जिले में, मद्रास के एक जिला था जिसका नाम था तमिलनाडु के बारामल जिले में इस व्यवस्था को लागू किया था। तो ये प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ पर, तो मद्रास के तमिलनाडु के बारामल जिले में इसको लागू किया गया था। और इस 1820 ईस्वी में मद्रास की गवर्नर मुनरो ने इसे शेष मद्रास में भी इसको लागू किया गया। और एल्फिंस्टन ने मुंबई प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया था। ये भी याद आपको, एल्फिंस्टन ने इसको मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया था और मुनरो ने इसको मद्रास में लागू किया था। आगे बढ़े, आगे हम बात करें कि ये जो व्यवस्था है कहाँ कहाँ लागू हुई थी, तो मद्रास में लागू हुई थी। एक तो मद्रास में और एक मुंबई में, मुंबई प्रेसिडेंसी में। तो ये जो व्यवस्था है यहाँ पर लागू की जाती हैं। अब आगे बढ़े, ये कहाँ का थी, तो यहाँ पर देखो मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, इसके अलावा असम, कुर्ग, सिंध आदि क्षेत्रों में ये लागू की गई। और ब्रिटिश भारत में, भारत के सर्वाधिक भूक्षेत्र यानी 51% भाग पर ये लागू की गई थी। 51 यानी ब्रिटिश भारत में 51% भाग पर, भूभाग पर ये लागू की गई थी। इस व्यवस्था में भूमि स्वामी किसान माना, यानी इसके अंदर जो है भूमि का स्वामी किसको माना जाता है, किसान को माना जाता है। तो हमने पहली बात की थी स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसको माना गया था, जमींदार को माना गया था। जबकि यहाँ पर किसको माना गया है, किसान को माना गया। एक व्यवस्था और आती है जिसका नाम है महलवाड़ी व्यवस्था। क्या नाम आता है, महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था का मतलब होता है ग्राम। महलवाड़ी व्यवस्था का मतलब क्या होता है, ग्राम की व्यवस्था। ग्राम को ही महल भी कह सकते थे। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है वो ग्राम की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, तो इसमें इसे देखो, एक तो तालुकदार व्यवस्था भी कहते थे, तालुकदार व्यवस्था, इसको मालगुजारी व्यवस्था भी कहते थे। तो ये आपको याद रखना, तालुकदारी व्यवस्था हो चाहे तालुकदारी व्यवस्था को चाहे मालदारी व्यवस्था को, इसको दोनों नामों से पुकारा जाता था। ये जो व्यवस्था है वो कहाँ पर लागू हुई थी, तो आपको याद रखना है अवध में।
अवध में, मध्य प्रांत में और बरार में, यहाँ पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। अब इसको लागू करने वाला कौन था? तो वो थे, आपको याद रखना, होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी। तो हमने बात की स्थायी बंदोबस्त को लागू किसने किया था? तो स्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाले कौन थे? आपको याद रखना, स्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस थे। कौन थे? कॉर्नवालिस। और अगर बात करें महलवाड़ी व्यवस्था को किसने किया था? कैप्टन मुनरो और कैप्टन रीड, ये याद रखना। और अगर महलवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो वो कौन है? होल्ट मैकेंजी। कौन है? होल्ट मैकेंजी। ये आपको याद रखना है कि इसके तीनों की स्थापना किसने की थी, वो आपको याद रहनी चाहिए। तो हमने ये बात कर ली कि ये कहाँ का फैला हुआ था। तो बात की हमने कि ये तालुकदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता था। ये अवध में और मध्य प्रांत में, बरार क्षेत्रों में फैला हुआ था। यानी कुल मिलाकर कहे तो ये बड़े भूभाग पर फैली हुई व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में क्या होता है? तो इस व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि संपूर्ण ग्राम और मैल को भू राजस्व की इकाई माना जाता है। यानी पूरा गांव जो है संपूर्ण गांव जो है वो इसके अंतर्गत आता था। और गांव का मुखिया जो है कर को इकट्ठा करता था और इकट्ठा करके कंपनी के पास में क्या करता था? जमा करवाता था। ये इसका काम। तो कंपनी को लगान अदा करना का जो कर्तव्य था वो मुखिया का हुआ करता था। और मुखिया जो है पूरे गांव से कर को इकट्ठा करता था और कंपनी के पास में जमा कराता था। तो ये थी महलवाड़ी व्यवस्था। इसके अलावा जो है महलवाड़ी व्यवस्था, अगर प्रश्न पूछे कि सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुई थी, तो ये याद रखना आपको, सर्वप्रथम आगरा व अवध में लागू हुई थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि महलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी, तो आगरा व अवध के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई थी। इसके अलावा हम बात करें तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है वो उत्तरी पश्चिमी प्रांत कौन सा है? अवध और पंजाब के कुछ हिस्सों में शामिल किया गया था। और इसमें टोटल जो भाग था वो 30% भाग था, 30%। और ये महलवाड़ी व्यवस्था जो है कितने समय तक लागू की गई थी? 30 वर्ष के लिए लागू की गई थी। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक उसको लागू की गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था की समीक्षा के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इलाहाबाद में एक बैठक की। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था के प्रवर्तक माने जाते हैं मार्टिन बर्ड थे। उन्होंने 1833 ईस्वी में महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो इस प्रकार इन्होंने ये व्यवस्था की थी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।